नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ड्रग जो है आपके बाइबा में बार बार पूछा था एट्रोपिन। तो एट्रोपिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.6 मिलीग्राम पर 1 ml, ठीक है, 0.6 मिलीग्राम पर 1 ml। एक्चुअली ये 10 ml आता है, 10 ml में 6 मिलीग्राम होता है, तो 1 ml में 0.6 मिलीग्राम होगा। इसका क्या होता है, एक चीज़ ध्यान है, मैक्सिमम डोज जो होता है 0.5 मिलीग्राम, मतलब एक बार में मैक्सिमम 0.5 मिलीग्राम या रिलेटिवली 1 ml बोल सकते हैं। 1 ml में हालांकि 0.6 होता है तो 1 ml मैक्सिमम दे सकते हैं, और मिनिमम इसका 0.05 मिलीग्राम, यानी मिनिमम कितना देंगे अगर ml में, तो 0.1 ml, ये मिनिमम, इससे कम नहीं देना है, इससे ज़्यादा नहीं एक बार में। डोज क्या होता है 0.01 टू 0.03 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। अगर हम इसका एवरेज दोनों को ले लें तो 0.02 याद कर सकते हैं, 0.02 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। इसको बेसिकली जब कार्डियक अरेस्ट होता है, स्पेशली ब्रेडिकार्डिया में, तो हम रिपीट करते हैं एवरी 5 मिनट, रिपीट एवरी 5 मिनट यूज करते हैं। इसके अलावा क्या क्या यूजेज है एट्रोपिन, पेरी एनेस्थेटिक मेडिकेशन, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एंटी कोलिनर्जिक जितने भी ड्रग होते हैं सिक्रीशन को कम करेंगे, सिक्रीशन को कम करेंगे, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा यूज है आर्गेनोफास्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडॉट होता है। आर्गेनोफास्फेट क्या है, कोलिनर्जिक पॉइजनिंग है, और एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो इसलिए वहाँ पे एंटीडॉट के रूप में यूज किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया विथ हार्ट ब्लॉक, अगर ब्रेडिकार्डिया, किसी को ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट ब्लॉक के कारण है, तो वहाँ पे एट्रोपिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो 3 यूज है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, आर्गेनोफास्फेट पॉइजनिंग विथ एंटीडॉट के रूप में, और ब्रेडिकार्डिया विथ हार्ट ब्लॉक। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, साइड इफेक्ट आप जो हॉट एज हैंड, ड्राई एज बोन जो याद किए हो फार्मा वही, तो ड्राई माउथ करा देता है, कॉन्स्टिपेशन करा देता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फिसीज, पाल्पिटेशन हार्ट पे एक्शन करके। एट्रोपिन साइकोसिस, अगर एट्रोपिन का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होता है, पेशेंट बहुत इरिटेबल हो जाता है और एब्सर्ड वर्डिंग और एब्यूजिव वर्डिंग यूज करने लगता है, तो उसको बोलते हैं एट्रोपिन साइकोसिस। इसीलिए जब एट्रोपिन देते हैं, चाहे जैसे हमें आर्गेनोफास्फेट पॉइजनिंग, तो उसको देखते हैं, प्यूपल का डायलेशन देखते हैं, और दूसरा है एट्रोपिन साइकोसिस तो नहीं। अगर एट्रोपिन साइकोसिस हो रहा है तो हम डोज को, ड्यूरेशन को बढ़ा देते, ज़्यादा देर पे देंगे, ये चीज़ ध्यान था। तो साइड इफेक्ट का बड़ी लंबी लिस्ट है, इतना याद करिए। तो आपका एट्रोपिन ये हो गया। एट्रोपिन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड एक ड्राई यूरेटिक्स है, आईवी और ओरल दोनों फार्म में आता है। जो आईवी होता है वो 10 मिलीग्राम पर ml फार्म में आता है, 10 मिलीग्राम पर 1 ml। ओरल जो होता है 40 मिलीग्राम का टेबलेट आता है। इसका डोज की बात आए तो आईवी जो डोज है वो 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज है। आईवी इंट्रावेनस डोज है 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, और ओरल उसका डबल हो जाता है, 2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज हो जाता है। अब यूजेज आ जाते हैं फ्रूसामाइड, तो ये एक्यूट रीनल फेल्योर, क्योंकि ये रीनल आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, तो इसलिए एक्यूट रीनल फेल्योर में यूज होता है। पल्मोनरी इडमा, पल्मोनरी इडमा के लिए वंडरफुल ड्रग है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं फ्रूसामाइड देने के बाद उनका डिस्ट्रेस ड्रास्टिकली कम होता है। बस ध्यान देना है हाइपोटेंशन ना हो, क्योंकि ये हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर ऑलरेडी पल्मोनरी इडिमा के साथ हाइपोटेंशन है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डायबिटिक्स भी होता है। पोटेशियम स्पेरिंग जो तुम्हारा कलेक्टिंग टिब्यूल या उसके बाद काम करते हैं वो पोटेशियम स्पेरिंग है, उससे पहले जो करेंगे वो तुम्हारे पोटेशियम बेस्टिंग ड्रग होते हैं पोटेशियम। तो हाइपरकैलेमिया का, क्योंकि ये पोटेशियम लेवल को कम करेगा, तो हाइपरकैलेमिया में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा फ्रूसामाइड हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2 विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन ए और विटामिन के, दोनों ही फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। पहले हम विटामिन ए का डिस्कस करते हैं। विटामिन ए जो है वो 2 फार्म में आता है, एक इंजेक्शन फार्म में आता है, ओरल तो अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है। इंजेक्शन फार्म में जो आता है 40,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 40,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आता है। ये बेसिकली ब्रांको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, न्यूनेट में एक डिजीज होती है ब्रांको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, वहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। हालांकि इंडिया में इंजेक्शन फार्म अवेलेबल नहीं है, इंडिया में ओरल फार्म अवेलेबल है, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 1 ml के आता है।
अब देना कैसे, एक तो प्रोफाइलेक्सिस होता है, विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस देते हैं 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इंटरनेशनल रूल, ये तो देते हैं हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या प्रोफाइलेक्सिस के रूप में। अगर किसी को विटामिन ए डिफिशियंसी साइन हुए, जैसे उसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया, अगर साइन मिल रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट डोज से देते हैं, डोज यही रहेगा। वहाँ पे क्या होता है, अगर 2 प्रोटोकॉल है, एक WHO प्रोटोकॉल है, एक RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। RCH प्रोग्राम में क्या है 0, 1, 28 डेज पे है, WHO क्या बोलता है 0, 1, 14 डेज। तो हम बेसिकली WHO को ज़्यादा फॉलो करते हैं, 0, 1, 14, मतलब जिस दिन आया बच्चा डिफिशियंसी उस दिन देना है, अगले दिन देना है, उसके बाद 14 डेज। अगर RCH प्रोग्राम वाला मानोगे तो आपको 0, 1 और 14 दिन पे ना देके 28 डेज पे देते हैं, ठीक है। अब विटामिन ए डिफिशियंसी यूज कहाँ करोगे विटामिन ए, एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए डिफिशियंसी एक ये था फैमिलियल हाइपर किरेटोसिस होता है, ठीक है। कोई माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन, फैट माल एब्जॉर्प्शन हो जाए तो फैट सॉल्वेंट विटामिन है, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फैट माल एब्जॉर्प्शन में देंगे। इसके अलावा एक डिजीज होती है फैमिलियल हाइपर किरेटोसिस, मीजल्स में भी विटामिन ए देते हैं। क्यों? क्योंकि मीजल्स में देखा गया बहुत ही ड्रास्टिक मोर्टलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करता है, तो सिंगल स्टेट डोज विटामिन ए का देते हैं, वही एज अप्रोप्रिएट, कितने 6 महीने से कम है, कितने उसमें है। तो मीजल्स निमोनिया है, मीजल्स डिजीज है, तो आपका विटामिन ए डिफिशियंसी हो गया, फैमिलियल हाइपरकेरेटोसिस होगा, मीजल्स में हो गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज करते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट, और उसमें ये तुम्हारा विटामिन ए हो गया। दूसरा हो गया विटामिन के। विटामिन के भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका यूज जितने भी न्यूनेट पैदा होते हैं, हमने बताया था, सबको विटामिन के का प्रोफाइलेक्सिस डोज दिया जाता है। अगर 1 kg से कम है तो 0.5 मिलीग्राम, और अगर 1 kg या उससे ज़्यादा है तो 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम की बात करें, ये डोज सारे उसको दिया जाता है, ठीक है। ये 3 फार्म में आता है विटामिन K1, K2, K3, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है K1 वाला होता है, ठीक है। K1 सबसे कॉमनली अवेलेबल होता है। वो काम कैसे करता है आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, फार्मा, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2, 7, 9, 10 फैक्टर हो जाए, जो फैक्टर प्रोटीन होते हैं उनका गामा कार्बोक्सिलेशन करा के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब यूज क्या करते हैं, एक होता है हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, उसके एक तो प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया 0.5 और 1 मिलीग्राम, 1 किलो से कम है बच्चे का वजन, 1 किलो से ज़्यादा बर्थ वेट के अनुसार वो हो गया, तो वो वहाँ पे क्या यूज करें प्रोफाइलेक्सिस। और अगर किसी को ब्लीड हो रहा है तो ट्रीटमेंट के रूप में प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ट्रीटमेंट ऑफ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और एक होता है बिलियरी एटेजिया या कोई भी कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस मतलब डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिया हो जाए और 14 दिन से ज़्यादा हो जाए तो कोलिस्टेसिस बोलते हैं। कोलिस्टेसिस में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका कम हो जाएगा। तो वहाँ पे हम, अच्छा मैंने विटामिन ए में नहीं बताया, विटामिन ए का भी यूज कोलिस्टेसिस में करते हैं, डोज हाई डोज में। यहाँ पे विटामिन के का भी यूज कर 2.5 से 5 मिलीग्राम पर 4 वीकली, यानी 1 महीने में 1 डोज देते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का कोलिस्टेसिस, स्पेशली न्यूनेटल कोलिस्टेसिस में भी यूज है। तो आपका विटामिन के बाद नेक्स्ट तक हमने ADR बता दिया था, तो नॉरेट के बीच में भी जान लेते। ADR तो मैंने बताया था 1 मिलीग्राम पर 1 ml था, नॉरेट का ध्यान दीजिएगा 2 मिलीग्राम पर 1 ml है। क्या है? 2 मिलीग्राम पर 1 ml है। अब जैसे ADR के बहुत सारे यूज थे, वैसे नॉरेट के भी सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, वैसोडायलेटरी शॉक, इन 3 शॉक में नॉरेट ड्रग ऑफ चॉइस होता है। या जैसे हमारे पास शॉक के 2 कंडीशन, एक वार्म शॉक होता है, एक कोल्ड शॉक। वार्म शॉक या वही सेप्टिक शॉक, तो वहाँ पे नॉरेट ड्रग ऑफ चॉइस होता है। या जैसे हम किसी शॉक का ट्रीटमेंट करें, पहले बोलस दिए, फिर डोपा दिए, डोपटा दिए, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, वार्म शॉक है कि कोल्ड शॉक। अगर वार्म शॉक है तो नॉरेट देंगे, कोल्ड शॉक है तो ADR देंगे, यहाँ पे डिवीजन होता है। तो एक इसका यूज शॉक में किया जाता है, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और वैसोडायलेटरी शॉक, ठीक है। तो आपका नॉरेट का यूज होगा, नॉरेट का एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है एट्रोपिन सल्फेट,
और लिखा है 10 ml वायल, मैंने बताया था 10 ml में 6 मिलीग्राम। तो यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है ईच ml कंटेन 0.6 मिलीग्राम, तो 1 ml में 0.6 मिलीग्राम है, वही मैंने बताया। ये आपका एट्रोपिन हो गया। ये आपका फाइटोमिनाडियन, विटामिन K1 का नाम है फाइटोमिनाडियन। तो विटामिन K है, ठीक है। विटामिन K के अलग अलग प्रिपरेशन आते हैं। ये आपका 10 मिलीग्राम पर 1 ml है, ठीक है। 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम पर 0.5 ml भी आता है, 10 मिलीग्राम पर ml भी आता है। तो इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं, ये नहीं बताया कितने में, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल कॉमनली अवेलेबल 10 मिलीग्राम पर 1 ml, यानी अगर 1 मिलीग्राम देना है तो 0.1 ml देना है। मैंने 1 मिलीग्राम बोला था। अगर 0.5 मिलीग्राम देना है तो 0.05 ml देना है। इसीलिए हम कौन सा सिरिंज यूज करते थे, इंसुलिन। नॉर्मल सिरिंज से दे पाओगे, ठीक है। इसलिए इस मॉर्निंग बताए थे कि 1 ml सिरिंज का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूसामाइड है, ये फ्रूसामाइड है, डायूरेटिक्स है। इसमें ध्यान दीजिए लिखा है ईच ml कंटेन 10 मिलीग्राम, मैंने बताया था 10 मिलीग्राम पर ml के रूप में आता है, ठीक है। यूज और सारी चीज़ें बता दी। नेक्स्ट ड्रग है ये नॉरेड है, नॉर एड्रेनालिन, नॉरेड है। ध्यान दीजिएगा ईच ml कंटेन 2 मिलीग्राम, इसमें 1 ml में 2 मिलीग्राम है, तो ये नॉरेड है, ठीक है। तो इतनी सारी ड्रग्स का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन शॉर्ट में PHB कहते हैं, PHB। ये पीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये तुमसे बहुत ज़्यादा चांस है पूछें। तो ये टेबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, इंजेक्शन। जो टेबलेट आता है वो 60 मिलीग्राम का टेबलेट आता है। टेबलेट जो आता है 60 मिलीग्राम का टेबलेट आता है। सिरप जो आता है 20 मिलीग्राम पर 5 ml। इंजेक्शन जो आता है 200 मिलीग्राम पर ml आता है। इंजेक्शन जो आता है 200 मिलीग्राम पर ml। चूँकि ये नैरोथेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग है, तो इसका एक सीरम लेवल मेंटेन करना होता है इफेक्ट आने के लिए और टॉक्सिसिटी ना होने पाए। 15 to 14 माइक्रोग्राम पर ml इस थेरेप्यूटिक लेवल से वो करना। अगर 15 से नीचे होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा, 40 से ऊपर हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक नैरोथेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, इसी के बीच में रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करता है, जो गाबा चैनल होता है उसी पे एक्ट करता है, गाबा इनहिबिटर होता है, ठीक है। एक्चुअली गाबा इनहिबिटर ना होके, क्योंकि फैसिलिटेटरी होता है, गाबा फैसिलिटेशन करता है, ठीक है। गाबा की एक्टिविटी बढ़ा देगा। गाबा क्या है, ब्रेन का एक डिप्रेशन वाला काम करता है ना, तो इसीलिए वो सीजर के रूप में यूज करता है। यूज क्या है इसका, एक तो न्यूनेटल सीजर में यूज होता है, न्यूनेटल सीजर, ठीक है। दूसरा स्टेटस इपिलेप्टिकस में यूज होता है फिनोबार्बिटन, ठीक है। रूमेटिक कोरिया में भी यूज होता है। न्यूनेटल सीजर हर किसी को याद रहता है, स्टेटस इपिलेप्टिकस को भी याद रहता है, रूमेटिक कोरिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रिगलर नाजर सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2, तो टाइप 2 में काम करता है। टाइप 1 में बहुत सीवियर फॉर्म होता है, टाइप 1 में काम नहीं करता। तो क्रिगलर नाजर सिंड्रोम टाइप 2 में रूमेटिक कोरिया, स्टेटस इपिलेप्टिकस और न्यूनेटल सीजर में फिनोबार्बिटन, फिनोबार्बिटन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनिटोइन। फेनिटोइन भी टेबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्शन आता है, सिरप आता है। तो टेबलेट आता है 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम का आता है। इंजेक्शन जो आता है 100 मिलीग्राम पर 2 ml, या दूसरे भाषा में कहें 50 मिलीग्राम पर ml हो गया। अगर 100 पर 2 ml 50 मिलीग्राम। सिरप जो होता है वो 30 मिलीग्राम पर 5 ml होता है, ठीक है। इसका जो लोडिंग डोज होता है, वो 20 से लोड करके उसके बाद 5 से मेंटेनेंस देते हैं, 5 मिलीग्राम पर kg 20 से लोड करके। अगर इस पे कंट्रोल नहीं होता तो एक 10 से हाफ लोडिंग बोलते हैं इसको, हाफ लोडिंग 10 से देंगे। जब हाफ लोडिंग 10 से दे देंगे तो मेंटेनेंस जो होता है 5 ना रह के 8 हो जाता है, 8 मिलीग्राम पर kg पर डे OD में, ठीक है। तो ये 20 से लोड करते हैं और 5 से मेंटेनेंस, अगर 10 से और करना पड़ा तो मेंटेनेंस 8 हो जाता है, ठीक है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डेक्सट्रोज के साथ नहीं यूज करते। जब डायलूशन होता है इसमें कभी डेक्सट्रोज नहीं यूज करेंगे। D5 जैसे D5 हुआ, मैंने बताया था D10, NS के साथ यूज करेंगे। डेक्सट्रोज के साथ यूज कर देंगे तो ये प्रेसिपिटेट बना देता, प्रेसिपिटेट कर देगा, इसलिए इसको कभी भी डेक्सट्रोज के साथ यूज नहीं करते। थेरेप्यूटिक लेवल जो होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है।
थेरेप्यूटिक लेवल जो होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? प्रोलांगेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। जो सोडियम चैनल होता है इनएक्टिव स्टेट में उसको रोक के उसको और प्रोलांगेशन कर देता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फिनेटोइन का। यूजेज जैसा कि एंटीपिलेप्टिक ड्रग है तो सीजर में यूज करते हैं। इसके अलावा एक ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया होता है, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया में भी फिनेटोइन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होता है, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी का ड्रग ऑफ चॉइस ये होता है एज ए एंटी इरिथमिक ड्रग। जब आप पढ़े होंगे क्लास ऑफ एंटी इरिथमिक तो एक क्लास 1B में तुम्हारा फिनेटोइन आता है, तो ये डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो आपका ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, सीजर और डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। सीजर सबको याद रहता है, एंटीपिलेप्टिक ड्रग है। ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया और डिजिटलिस टॉक्सिसिटी आपको याद करना है। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट, के साइड इफेक्ट बहुत पूछा जाता है। साइड इफेक्ट क्या होता है फिनेटोइन का? इफेक्ट से ज़्यादा साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक निमोनिक होता है हार्ट मलाइका निमोनिक से। अब ये एस से कई होते हैं। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम हो जाएगा, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, हाइडेन-टोइन सिंड्रोम, फीटल हाइडेन-टोइन सिंड्रोम जो हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइडेन-टोइन सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे एस से बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। ओ से तुम्हारा हो जाता है ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोमलेशिया। एक बार क्वेश्चन आया था ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोमलेशिया ध्यान देना। टी से टीरेटोजेनिक ड्रग है, मैंने बताया था फीटल हाइड्रोटोइन सिंड्रोम का था। एम से मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया करा देता है। ए से एटेक्सिया करा देता है। एटेक्सिया क्या है? एक डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है। अगर ये 30 से ज़्यादा हो जाता है सीरम लेवल, मैंने बोला था उसका अभी सीरम लेवल बताया था इसका 10 to 20, तो अगर 30 से भी ज़्यादा हो जाएगा सीरम लेवल तब आएगा। तो ये पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट। तो अटेक्सिया और निस्टैग्मस, इसके साथ एक निस्टैग्मस भी होता है, वो डोज डिपेंडेंट। आई से होता है ये क्या होता है? इंड्यूसर ऑफ एंजाइम का इंड्यूसर की तरह काम करता है। के से क्या होता है? विटामिन के डिफिशियंसी काज करता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी का होता है, विटामिन के डिफिशियंसी। ए से होता है क्या? IgA, एक अमीनोग्लोबिन होता है IgA, इसके अमाउंट को डिक्रीज करता है, जिसके कारण अगर इसके अमाउंट को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा तो इन्फेक्शन के लिए प्रोन कर देता है। तो हार्ट मलाइका से हाइपरट्रॉफी ऑफ गम, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइडेन-टोइन सिंड्रोम। ओ से ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपीनिया। टी से टीरेटोजेनिक। एम से मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ए से एटेक्सिया जो कि डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट होता है, इसके अलावा निस्टैग्मस भी डोज। एल से एक होता है लो इंसुलिन करता है, तभी तो हाइपोग्लाइसीमिया, तो इंसुलिन के लेवल को कम करता है। आई से इंड्यूसर ऑफ एंजाइम। के से विटामिन के डिफिशियंसी। ए से IgA डिफिशियंसी कराता है, कम कराता है, जिसके कारण इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। तो आपका फिनेटोइन इंपॉर्टेंट ड्रग और फिनोबार्बिटन और फिनेटोइन इंपॉर्टेंट ड्रग। ये इंजेक्शन फिनेटोइन है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है 50 मिलीग्राम पर 1 ml, ठीक है। तो लिखा है ईच ml कंटेन 50 मिलीग्राम, और चूँकि ये 2 ml का वायल है तो 2 ml में 100 मिलीग्राम, तो वही मैंने लिखा है 100 पर 2 ml या 50 पर ml। दूसरी चीज़ फिनोबार्बिटोन, ये लिखा है इंजेक्शन फिनोबार्बिटोन, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1 ml ईच ml कंटेन 200 मिलीग्राम, तो 200 मिलीग्राम पर ml हो गया। तो आपके पास PHB का कंसनट्रेशन, यहाँ पे हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल है, मैंने इसका टेबलेट भी आता है, सिरप आता है, वो सब नहीं दिखाया, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका ड्रग्स लगभग ख़त्म हुआ। अभी वालप्रोएट और मैग्नीशियम सल्फेट 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।